बच्चों, आपके स्क्रीन पर हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा का पाठ क्रमांक 6 जिसका नाम है इत्यादि की आत्म कहानी, पार्ट नंबर 2, इसका हिस्सा नंबर 2 आपके सामने आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों, इससे पहले हमने आपको इसका जो पहला हिस्सा है वो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है। आपने उसको देखा होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको गौर से देखिए। हमने पूरी कोशिश की है कि इसके जो कठिन शब्द हैं उसको प्रोनाउंस कैसे किया जाए, उसका तलफ़ुज़ कैसे किया जाए, उसके माने अलग अंदाज में, अलग ढंग से कलरफुल फॉन्ट में लिखे गए हैं। और हमने कोशिश की है कि हर बात जो यहाँ पर इत्यादि की आत्म कहानी में राइटर ने लिखा है वो आपको समझाया जाए, ताकि आपकी हिंदी जुबान मजबूत हो और आप अच्छे नंबर ले सकें। तो आइए इसके दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। उर्दू और हिंदी में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पेज नंबर 16 आपके टेक्स्ट बुक पर पैराग्राफ नंबर 8 आपके सामने है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब लगे चिंता के समुद्र में डूबने, उतराने और मुंह पर रुमाल पर खांसते खूंसते इधर उधर ताकने। बच्चों, ताकने का मतलब होता है देखना। इसके पहले आपने देखा कि इत्यादि अपनी आत्मकथा खुद लिख रहा है। इत्यादि एक शब्द है और वो शब्द अपनी आत्मकथा जब लिखता है तो वो कहता है कि जब राइटर लिखते हैं या वक्ता यानी स्पीकर, स्पीच देने वाले लोग स्टेज पर आते हैं तो अगर उनके पास शब्द नहीं होते हैं तो क्या होता है, अब उनको चिंता यानी उनको फिक्र होने लगती है। वो चिंता के समुद्र में डूबने उतराने लगते हैं, डूबते हैं, उतराते हैं। मतलब ये है वो अपने माइंड में शब्दों को ढूंढते हैं और परेशान होते हैं। ऐसे वक्ता के बारे में ये इत्यादि लिख रहा है जो पूरी तरह से अपना होमवर्क नहीं करते, मतलब पूरी तरह से अपनी तैयारी नहीं करते और बिना तैयारी किए आधार नॉलेज लेकर स्टेज पर पहुंच जाते हैं कुछ बोलने के लिए और मुंह पर रुमाल दिए खांसते खूंसते इधर उधर ताकते हैं। मतलब ये उनकी बेचैनी की अलामत बता रहा है कि किस तरह से हरकतें करते हैं स्पीकर लोग जब उनको स्टेज पर बोलने के लिए बराबर शब्द नहीं होते। दो चार बूंद पानी भी उनके मुखमंडल पर झलकने लगा। बड़ा प्यारा लफ्ज लिखा है बच्चों। मतलब सीधा सीधा लिखने के बजाय राइटर ने लिखा है, वो कहना चाहता है कि उसके चेहरे पर पसीने की भी दो चार बूंद नजर आती है। मुखमंडल यानी चेहरा, चेहरे पर पसीना भी झलकने लगा है। जो मुख कमल पहले उत्साह, एक्साइटमेंट, जोशो खरोश, सूर्य की किरणों से खिल उठा था। मतलब जिनको पहले हौसला था, अरे मैं स्पीकर हूँ, मैं अब माइक पर पकड़ूंगा, स्टेज पर जाऊंगा, वाही लोग करेंगे मेरी। अब जो उत्साह में था अब क्या हो गया, वो ग्लानि यानी खिन्नता, अपसेट हो गया है। क्यों अपसेट हो गया है? क्योंकि उसके पास मुनासिब अल्फाज नहीं है। और अपसेट ही नहीं हुआ है बल्कि उसको संकोच भी हो रहा है, उसको हिचकिचाहट भी हो रही है। तो संकोच का पाला पड़ने से मुरझाने लगा है। यहाँ पर राइटर लिखता है कि चेहरा जो राइटर का है, जो पहले खिला हुआ था खुशियों की हालत में, एक्साइटमेंट की हालत में, अब थोड़ा मुरझाने लगा है। उनकी ऐसी दशा देखकर मेरा हृदय दया से उमड़ गया। इत्यादि शब्द लिखता है कि जब मैं देखा कि ये वक्ता साहेब, स्पीकर, तकरीर करने वाला ये शख्स इतना घबराया हुआ है, तो उसके हृदय में, उसके दिल में यानी इत्यादि के दिल में दया की भावना, रहम का एहसास उमड़ आया। उस समय मैं बिना बुलाए उनके लिए जा खड़ा हुआ। बिना बुलाए मतलब ये है, इत्यादि कहता है मैंने इंतजार नहीं किया कि भाई आओ और मुझे बुलाओ तब मैं आपके पास आऊंगा। ये कहता है कि मैं सीधा उसके पास चला गया। मैंने उनके कानों में चुपके से कहा, महाशय कुछ परवाह नहीं, फिक्र मत करो, आपकी मदद के लिए मैं आ गया हूँ। आपके जी में जो आवे प्रारंभ करो। प्रारंभ करो मतलब शुरू करो। इत्यादि ने क्या कहा वक्ता से, आपको कुछ भी नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो। और उसके बाद क्या करो, फिर तो मैं कुछ निबाह यानी
बर्दाश्त कर लूंगा। यहाँ पर निबाह का मतलब जो होगा बर्दाश्त करना होता है, लेकिन यहाँ निबाह लेना का मतलब यह है कि मैं आपका साथ दे दूंगा। मेरे ढाढ़स बंधाने पर बेचारे वक्ता जी के जी में जी आया। जी में जी आना एक मुहावरा है, मतलब उनको तसल्ली हुई, उनको थोड़ा अच्छा लगने लगा, उनका मन फिर ज्यों का त्यों हरा भरा हो गया। मतलब हरा भरा होने का मतलब नहीं उनके मन के ऊपर घास उगाया, मतलब उनका मन दोबारा खुश हो गया, बेचैनी खत्म हो गई, घबराहट खत्म हो गई और वो उनको अच्छा लगने लगा। थोड़ी देर के लिए जो उनके मुखड़े पर आकाश मंडल में चिंता के चिन्ह यानी निशान का बादल दिख पड़ा था, थोड़ी देर पहले उनके आकाश मुखड़े पर, उनके चेहरे पर, जो चेहरे के आसपास जो चिंता, घबराहट, बेचैनी का निशान था ना, वो बादल अब खत्म हो गया। वह एक बारगी हट गया, वो बादल एकदम खत्म हो गया और उत्साह की, एक्साइटमेंट की, जोशो खरोश का सूर्य फिर से निकल आया। मतलब उनके चेहरे पे दोबारा ताजगी आ गई। तो बच्चों, अब हम पेज नंबर 16 और 17 का पैराग्राफ नंबर 8 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि अब लगे वे यूं वक्रता झाड़ दें। मतलब अब वो नए नए शब्द, कठिन कठिन शब्द अपने तकरीर में कहने लगे। क्या कह रहे हैं? महाशयो, धम्म शस्त्रकार, पुराणकार, पब्लिक की समझ में ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनको अपनी जो है योग्यता बतानी है कि मैं बहुत काबिल इंसान हूं और मेरे पास बहुत सारे अल्फाज हैं। दर्शनकारों ने कर्मवाद इत्यादि, मतलब जब शब्द खत्म हो गए तो इत्यादि का वर्ड उसने यूज किया। जिन जिन दार्शनिक तत्व रत्नों को भारत के भंडार में भरा है, उन्हें देखकर मैक्स मूलर इत्यादि पाश्चात्य पंडित लोग बड़े अचंभे में आकर चुप हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बोले हुए शब्द किसके हैं? जो तकरीर करने के लिए स्टेज पर खड़ा हुआ है। उसने अपनी इतनी छोटी सी तकरीर में इत्यादि का इस्तेमाल देखिए दूसरी लाइन में किया और यहाँ पर लास्ट लाइन में 2 बार किया है। मतलब इत्यादि के आने से, इत्यादि का साथ मिलने से इत्यादि कह रहा है कि तकरीर करने वाले के पास हिम्मत आ गई, जहां शब्द खत्म हो जाए बोल दो वगैरह वगैरह। सुनिए एक दूसरी कहानी। और किसी समालोचक, समालोचक मतलब समालोचना करने वाला, समीक्षा करने वाला। समालोचना, समीक्षा भी अगर आपको नहीं आता है तो आपको हम बता दें बच्चों कि जब कहीं कोई किताब लिखी जाती है तो किताब के बाद उसकी समीक्षा होती है, उसका एनालिसिस होता है और उस समीक्षा में ये देखा जाता है कि इस किताब में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। जब कोई मार्केट में बाइक आती है, नया मोबाइल आता है, तो उस पर भी समालोचक लोग अपनी राय रखते हैं, कुछ खूबियां उसकी बयान करते हैं, अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो भी बयान करते हैं। तो यहाँ इत्यादि कह रहा है कि किसी समालोचक मतलब ऐसे किसी इंसान को किसी ग्रंथकार, किसी किताब लिखने वाले राइटर के साथ बहुत दिनों से मनमुटाव चल रहा है, मतलब नाराजगी चल रही है। भाई मैंने किताब लिखा और किताब की समीक्षा करने वाला अगर मेरे से नाराज है तो जाहिर सी बात है कि मेरी किताब के बारे में तो अच्छी राय नहीं रखेगा ना वो। तो ऐसा यहाँ पे कहानी इत्यादि लिख रहा है कि एक समालोचक जी हैं और एक ग्रंथकार जी हैं, दोनों के अंदर क्या चल रहा है? मनमुटाव, मतलब नाराजगी चल रही है। यहाँ ग्रंथकार का मतलब देखो, मैंने लेखक लिखा है। जब ग्रंथकार यानी लेखक यानी राइटर की कोई पुस्तक, कोई किताब समालोचना के लिए, समालोचना के लिए समालोचक साहब के पास आगे आई, मतलब किताब छपी, किताब प्रिंट होने के बाद जो समालोचक जी हैं, आलोचना करने वाले हैं, समीक्षा करने वाले हैं, उनके पास वो किताब गई तो क्या हुआ? वो बड़े प्रसन्न हुए, अब मजा आएगा, प्रसन्न तो होंगे ना।
भाई नाराजगी चल रही है, दुश्मनी है, दुश्मन की किताब पर अब नुक्ताचीनी करने का मुझे भरपूर मौका मिलेगा, अब उसको पूरी तरह उसकी बेइज्जती करूंगा, ऐसा प्रसन्नता एक समालोचक के दिमाग में आ गई। क्योंकि ये दांव, ये मौका, ये चाल तो वे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। पुस्तक को, किताब को बहुत कुछ ध्यान देकर उलट पलट कर उन्होंने देखा। किसके किताब को देखा बच्चों? ग्रंथकार के। ग्रंथकार मतलब लेखक। कौन सा लेखक? जिससे उनका मन मुटाव चल रहा है। समझे ना? अब उनके बारे में 12 बजाने में मजा आएगा, ऐसा बोलते हैं ना अपनी भाषा में हम लोग। कहीं किसी प्रकार की विशेष दोष, खास नुक्स पुस्तक में उन्हें मिला ही नहीं। अब क्या करोगे? समालोचक जी उसमें खामियां निकालने बैठे हैं, लेकिन पूरी किताब उलट पलट के देखने के बाद कोई खास बात नहीं मिली जिस पे उनको उंगली उठाने का मौका मिले। दो एक साधारण छापे की भूलें निकली। साधारण मतलब होता है बच्चों एक मामूली। छापे की भूलें मतलब कहीं कोई मात्रा वात्रा में मिस्टेक हुआ होगा। छापने की भूल थी मतलब उसमें राइटर का कोई कसूर नहीं था। पर इससे तो सर्वसाधारण की तृप्ति नहीं हो रही थी। तृप्ति का मतलब इत्मीनान। जो हमारे समीक्षा करने वाले साहब थे उनको तो बहुत बड़ा मिस्टेक निकालना था, किसी किताब में ये है, ये गलती है, पर गलती निकाल नहीं पाया। तो उस मामूली सी गलती से उस आदमी को इत्मीनान नहीं हो रहा था। जो समालोचक जी थे वो मुतमईन नहीं हो रहे थे यार, इतनी सी गलती से उसका बदला नहीं पूरा होगा। ऐसी दशा में बेचारे समालोचक महाशय के मन में मैं याद आ गया। इत्यादि कहता है उसने मुझे याद किया। जैसे क्या होता है बच्चों, जब कोई मिस्टेक नहीं मिलती है ना, तो मिस्टेक निकलने वाले क्या कहते हैं? उसमें बहुत सारा मिस्टेक है, मिस्टेक का नाम नहीं बताएंगे, अरे बहुत सारा मिस्टेक उसने किया है। तो ये इत्यादि इत्यादि में बहुत सारा आ जाता है। वह झटपट मेरी शरण में आए। शरण आए मतलब मेरे पास आए। फिर क्या है? पौ बारा। पौ बारा मतलब अच्छा फायदा उठाना, पौ बारा एक मुहावरा है। उन्होंने उस पुस्तक की यूं समालोचना कर डाली, पुस्तक में जितने दोष हैं उन सभी को दिखाकर हम ग्रंथकार की अयोग्यता का परिचय देना और अपने पत्र का स्थान भरना और पाठकों का समय खोना नहीं चाहते। मतलब क्या अंदाज है लिखने का। ये समालोचक क्या कह रहे हैं पता है? क्योंकि इन्हों को तो कुछ खामी मिली ही नहीं ना, तो शॉर्ट में क्या लिख दिया, भाई देखो मैं अपना और तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि जो लेखक है वो नाकाबिल है, अयोग्य है, पर एक दो गलती हम आपको, दोष यानी गलती, खामी हम आपको बता देते हैं, जैसे डैश करके उन्होंने वगैरह वगैरह लिख दिया। अब ये बताओ कि इत्यादि इत्यादि उनके कितना काम में आ गया, वगैरह वगैरह कितने काम में आ गया। तो इत्यादि खुश हो रहा है, देखो ये जो समालोचक जी हैं उन्होंने भी मेरा इस्तेमाल किया ऐसे कठिन हालत में, जब वो अपने दुश्मन के साथ में बदला लेना चाहते हैं और बदला लेने के लिए उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा है, तो मेरा इस्तेमाल उन्होंने किया। पाठक यानी किताब पढ़ने वाले देखें समालोचक साहब का इस समय मैंने कितना काम किया। इत्यादि कहता है, भाई देखो मैंने कितना बड़ा काम कर दिया उनका। यदि ये मौका, ये अवसर उनके हाथ से निकल जाता तो वह अपने मनमुटाव, अपनी नाराजगी का बदला कैसे लेते। ये तो हुई बुरी समालोचना की बात। जब कोई समालोचक किसी की बुराई करने पर उतर आए तो इस तरह से लिखता है। और यदि भली समालोचना करने का काम पड़े, तारीफ करने का काम पड़े, तो मेरे ही सहारे वह बुरी पुस्तक की भी ऐसी समालोचना कर डालते हैं कि वह पुस्तक सर्वसाधारण की आंखों में भली भासने लगती है, अच्छी लगने लगती है। मतलब कोई किताब मान लीजिए वाकई में खराब लिखी गई है, लेकिन ये समालोचक जी मेरे ही शब्दों का इत्यादि इत्यादि का इस्तेमाल ऐसा करते हैं कि पढ़ने वालों को किताबें अच्छी लगने लगती हैं और उसकी मांग चारों ओर से आने लगती है। चारों तरफ उसका डिमांड उस किताब का बढ़ जाता है कि भाई मैं भी ये किताब पढ़ना चाहता हूँ। कहाँ तक कहूँ,
इत्यादि कहता है, देखो भाई, मेरा इस्तेमाल समालोचक जी बुराई करने के लिए भी करते हैं, भलाई करने के लिए भी करते हैं, किताबों का डिमांड बढ़ा देते हैं। कहाँ तक कहूँ, मैं मूर्ख को विद्वान बना देता हूँ। मूर्ख यानी बेवकूफों को भी अकलमंद बना देता है। जिसे युक्ति सूझती उसे युक्ति सुझाता हूँ। मतलब जिसे युक्ति, तरकीब, चाल नहीं सूझती उसे तरकीब बताता हूँ। लेखक को यदि भाव प्रकाशित करने को भाषा नहीं जुटती, लेखक लोग जब कोई बात कहने के लिए उनके पास में शब्द नहीं आ पाते, शब्दों का जुटना नहीं हो पाता, तो कवि को जब उपमा नहीं मिलती, उपमा का मतलब होता है तुलना, तुलना का मतलब होता है कंपैरिजन, नहीं मिलता, तो सच पूछिए तो मेरे पहुंचते ही अधूरा विषय पूरा हो जाता है। मतलब किस तरह से ये इत्यादि कितने लोगों का के काम में आता है। कब कब काम में आता है बच्चों? जब भाव प्रकाशित करने के लिए भाषा का इंतजाम नहीं होता, कवि को जब उपमा नहीं मिलती है ना, तो इन सभी लोगों के पास जाकर उनका अधूरा काम ये पूरा कर देता है इत्यादि। बस क्या, इतने से मेरी महिमा, मेरी अहमियत प्रकट नहीं होती, जाहिर नहीं होती। चलिए चलते चलते आपको एक और बात बताता चलूं। इत्यादि कहता है कि मैं बच्चों आपको एक और बात बताता हूँ। क्या? समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित मतलब बदलता रहता है, परिवर्तन मतलब बदलाव। समय के साथ हर चीज बदल जाती है। परिवर्तन संसार का नियम है, इस दुनिया का, इस समाज का कानून है परिवर्तन। आपने भी देखा होगा अपनी छोटी सी जिंदगी में, 13-14 साल की जिंदगी में कितनी तब्दीलियां आई होंगी आपके बचपन से अभी तक। तो आप जब छोटे थे तब क्या था और आप क्या थे, अब आप क्या हो और आपके आसपास क्या है। लोगों ने मेरे स्वरूप, मेरी शक्ल को संक्षिप्त मुख्तसर करते हुए मेरा रूप परिवर्तित कर दिया है। मतलब मेरा जो रूप है वो इत्यादि है, मेरे रूप को उन्होंने बदल दिया है। अधिकांशता, अधिकांशता का मतलब होता है ज्यादातर। मुझे आदि के रूप में लिखा जाने लगा, इत्यादि को छोड़कर अब मुझे आदि आदि कहने लगे। मेरा रूप उन्होंने संक्षिप्त कर दिया है, मुख्तसर कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है, और इस तरह से मैं संक्षिप्त रूप है आदि में। तो बच्चों, आपके उड़ान की ऊंचाई कितनी होगी ये सिर्फ आपकी मेहनत और लगन से तय होगा। अगर आपको इस जुमले का मफहूम समझ में आ गया होगा, इसका मकसद क्या है, तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसी तरह के वीडियोस हम आपके पास और भी लाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक नहीं किया है तो।